यस सर। ठीक यस है। सर, यस सर। तो अपन ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी। हाँ, और पूछो, क्या पूछ रहे थे अब आप? पूछो, समझ में आया जो जो मैंने सर समझाया? आईआईटी हाँ, बोलो बोलो। सर आईआईटी दिल्ली के लिए सर डिसेंट ब्रांच के लिए कम से कम मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए? आईआईटी दिल्ली में अगर जाना है तो 10,000 के अंदर रैंक आनी चाहिए। डिसेंट ब्रांच। हाँ, डिसेंट डिसेंट ब्रांच सर के लिए मेंस में 5,000 ना? के अंदर। एडवांस में। अच्छा कितने अच्छा। सर कितने? एडवांस देखो, अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो वहां पे एडवांस की रैंक ही चलती है। वहां पे मेंस का काम नहीं है। वहां पे जेई एडवांस में आपकी जो रैंक आती है उस पे आपको आईआईटी मिलता है। अगर आप टॉप और 7, सर एक अरे आप आईआईटी बॉम्बे के लिए? एक मिनट, आप लोगों की, मैं अब जो कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें बीच में क्यों बोलते हो? एक बात पूरी तो होने दो, उसके बाद पूछना ना। ठीक है, एक बार पूरी एक बात कंप्लीट, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, यही हूँ मैं। एक एक स्टेटमेंट, एक पहले एक बच्चे का तो आंसर दे दो, उसमें बीच में आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पहले एक बात तो कंप्लीट होने दो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जो भी हो, टॉप 7 आईआईटी हो, अगर आपको टॉप 7 आईआईटी में कोर ब्रांचेस चाहिए तो 10,000 के अंदर रैंक चाहिए होगा। अंडर 10,000 रैंक फॉर इन जेई एडवांस। और जेई एडवांस में अगर आपको 10,000 से अंदर रैंक लाना है तो पहली चीज तो आपका जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। जैसे जेई मेंस का कट ऑफ, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए फॉर एग्जांपल 93 परसेंटाइल है। ठीक है, तो 93 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 150 140 150 क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एडवांस में भी आपका स्कोर 120 प्लस आना पड़ेगा। 110 120 नंबर प्लस। जेई एडवांस में 360 नंबर का जो जेई एडवांस का पेपर होता है उसमें 120 130 140 की रेंज में, अगर आप मतलब अगर 140 प्लस आ गया तो आप 10,000 के अंदर रैंक आपके आ जाती है। ठीक है, उसमें फिर आपको टॉप की रैंक या फिर टॉप की ब्रांच, टॉप का कॉलेज मिल जाता है। सर सर हमें जेई तो बोला गया था कि 700 मतलब 700 मार्क्स का होता है। अरे वो नीट का पेपर होता है बेटा, ये जेई जेई की बात होती है। सर एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? एग्जाम टोटल आप 2 बार, 2 साल दे सकते हो। एक तो 12वीं के साथ साथ, और एक 12वीं के बाद, और एक साल में 2 बार अटेम्प्ट होते हैं। मतलब बेसिकली जेई की काउंसलिंग में 2 बार अपीयर होते हैं, ऐसा बोल दो इन शॉर्ट। जेई सर की एक जो जो जेई की जो जोसा काउंसलिंग में आप करते हो वो 2 बार कर सकते हो मैक्सिमम। जेई मेंस का 2 बार पेपर होता है सर, है नहीं? हाँ, एक साल में 2 बार होता है, और ओवरऑल आप जेई की काउंसलिंग 2 बार कर सकते हो। हाँ यस। आगे क्लियरिटी आ रही है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। सर मेंस और एडवांस में टाई ब्रेकर राउंड्स कैसे डिसाइड होते हैं? टाई ब्रेकर मतलब? सर जैसे दो बच्चों का सेम स्कोर हो हाँ, गया दो तो बच्चों दोनों का, की जैसे मान अपर लो रैंक दो किसको बच्चों का मिलेगी? स्कोर सेम आ गया, फिर वो देखते हैं मैथ्स में स्कोर किसका ज्यादा है। जिसका मैथ्स का स्कोर ज्यादा रहेगा उसको ऊपर कर देंगे। मान लो मैथ्स में भी सेम आ गया, फिर देखेंगे फिजिक्स में, फिर देखेंगे केमिस्ट्री में। तो ऑर्डर ये रहता है, पहले मैथ्स में, फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री मैथ मैथ है। में। तो मैथ्स मतलब में सर मान लो तीनों में सेम आ गया तो? क्या हुआ? अगर सर मान लीजिए तीनों में सेम आ गया तो? तो फिर उनका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, फिर वो एक्यूरेसी वगैरह देखते पे किसने कम नेगेटिव किया। सर इस अगर, बार तो फिर कई बच्चों के फुल नंबर ही आए थे, मतलब 50 के हाँ, अराउंड वो तो अलग फुल। केस है। वो जिनके भी फुल नंबर आए थे, फिर वो मैं बता रहा हूँ कि भाई वो अलग ही केस है। सर अच्छा एज ओके सर। डिसाइड करती है किसी भी तरह से? जैसे मान लो ऐसा नहीं, ऐसा भी है, अगर मान लो फुल आउट ऑफ फुल आ गए ना तो उनको रैंक 1 ही देते हैं। अगर 5 बच्चे तो पांचों की रैंक 1 आएगी। फिर ऐसा थोड़ी कि फिर उसमें ऊपर नीचे करेंगे। अगर मान लो सारे क्वेश्चन सही कर दिए, फुल आउट ऑफ फुल ही आ गए, फिर तो उसमें तीनों सब्जेक्ट में सारे ही सही, कोई गलत ही नहीं हुआ, मतलब फिर वो सारे बच्चों की रैंक 1 आएगी। सर सर एज इतना इफेक्ट करती है स्कोर को क्या? या रैंक को? एज? एज मैटर कुछ नहीं करता। पेपर ना सर एज बहुत मैटर करता है, ना आपका ड्रॉप ईयर मैटर करता है, कुछ भी मैटर नहीं। ना 12वीं का परसेंटेज मैटर करता है। ऐसा भी नहीं कि वो यूं बोले कि जिसके 12वीं में 90 है, जिसके 12वीं में 80 है उसको आगे कर दो, नहीं। ओके सर। हाँ, 12वीं का सिर्फ इतना ही है, आपको 75 ऊपर लाना ओवरऑल। ओके सर। जो भी आपके ऑप्शनल ऑप्शनल सब मिला के, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं पीसीएम में। ओवरऑल 75 ऊपर। जैसे आपके मान लो फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस ये भी है, तो टोटल स्कोर आपका 75 ऊपर आना चाहिए। सर उसमें ऐसा तो नहीं है कि पीसीएम तीनों में 75 होने चाहिए या सिर्फ ओवरऑल ही देखते हैं? इसलिए मैंने बोला ना, वापिस बोला, ओवरऑल 75 ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? ओके सर। तो मतलब मेन 5 होने चाहिए ना उसमें? हम्म
जो भी 12वीं में अपने 5 मेजर सब्जेक्ट है आपके, जो मार्कशीट में आपका परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज 75 के ऊपर होना चाहिए। सर एक बार EWS का बता सकते हो आप प्लीज? क्या क्या वापस बोलना। सर EWS को कितने मार्क्स स्कोर करने होते हैं? जी हाँ मेंस? अच्छा, ये चीज और ये अच्छा आपने बोल दिया। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं, अगर Yes, उनकी sir. फैमिली इनकम कम है, ध्यान सुनना, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में और अगर उनकी फैमिली इनकम कम है तो वो लोग EWS का सर्टिफिकेट बना लो, क्योंकि EWS में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगेन कैटेगरी उसका फायदा मिलता है, आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है और उसकी रैंक अलग निकलती है। तो जो बच्चे भी जनरल कैटेगरी की वीकर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपकी फैमिली इनकम अगर मान लो कम है, तो आप अभी से EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। क्या सिस्टम होता है आपको आस पास अपने स्कूल में या अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ लेना या सरकारी वहां पर पूछना, जानकारी ले लेना, लेकिन अपना जनरल EWS का सर्टिफिकेट आप बना लो, जिसने भी नहीं बनवा रखा हो। लेकिन हाँ, जिसकी फैमिली इनकम ज्यादा वो तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर जिनकी फैमिली इनकम कम है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ओबीसी EWS भी होता है और एक जनरल EWS भी होता है, तो आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो उसमें कितनी इनकम चाहिए होती है सर? ये थोड़ा सा ना, ये आपको वहां पे जाके पता करना, अलग अलग स्टेट का कुछ अलग अलग रहता है, वो उसका आइडिया मुझे नहीं है। इसके लिए आप अपना अच्छा, ओके सर। वहाँ पे जो भी सरकारी विभाग है वहां पे जाके आप पता कर लेना, ये सब चीजें क्लियर है। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सर्टिफिकेट अगर आप बन सकता हो आपका, तो आप बनवा लेना। सर सारी कैटेगरीज के क्या होते हैं कट ऑफ, जैसे SC ST OBC? रुको, चलो एक सेकंड रुको, मैं आपको एक स्कोर कार्ड देता हूँ। इसी साल का एक मेरे जो स्टूडेंट था उसी का दिखा देता हूँ, रुको, और आपको उसको मैं वो भी दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, कैसे उसने काउंसलिंग में अप्लाई किया और क्या क्या चीजें उसको मिली। मैं इसका ये पता, अभी जैसे रिजल्ट आ रहा था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, तो एक दिन जेई ने रात को 11:30-12 बजे रिजल्ट आ गया था, और मैं कहीं बाहर था और सो रहा था, मतलब पता नहीं, हाँ 11:30-12 बज रही थी, और अचानक उस बच्चे का फोन आता है कि सर रिजल्ट आ गया। मैंने आ गया, मैंने अच्छा क्या आया, तो उसका जो मैं बता रहा था जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो, ठीक है, उसका जेई मेंस में 99 पॉइंट समथिंग आया था परसेंटाइल, 99.5 या 99.6, और फिर एडवांस में भी उसका रैंक 4,500 आया। और वो ऐसा बच्चा था, एक दिन आपको क्लास में बोलूंगा, उससे बात भी करना, जनरल कैटेगरी का ही था। 11th में तो क्लैरिटी नहीं थी कि सर करूँ क्या नहीं करूँ, उसका ये था कि मुझे तो फिजिक्स में MSc BSc करना है। एक बार मुझसे मिला वो, फिर मैं उसको बोला कि तुम ट्राई तो करो, तैयारी तो करो, होगा तो ठीक। तो उसका ये था सर मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेई जितना सुनता हूँ इतने लोग एग्जाम देते हैं, इतने थोड़ा का सिलेक्शन होता है, उसमें भी CS के लिए इतना हाई कंपटीशन है, और मैं तो उस कैटेगरी में आता, मतलब उस लॉट में हुई नहीं कि ऐसा बच्चा जो एकदम ब्रिलियंट हो। फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैंने फिर उसको समझाया कि मैंने तैयारी करो, अपने एंड से मेहनत करो, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बहुत दूसरे भी रास्ते हैं, BSc MSc करके भी अच्छा कर सकते हो, ड्रॉप लेके भी कर सकते हो, या फिर कहीं और फील्ड में भी जाके अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ और नहीं करे तो तैयारी तो करो। तो उसने 11th में अपनी तैयारी 11th मिड से, मतलब आधा 11th तो निकल चुका था उसका, 11th मिड से कहीं ना कहीं तैयारी स्टार्ट करी। जेई के बारे में जैसे आप पूछ रहे हो, उसको भी कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या जेई की एग्जाम होती, क्या नहीं होता, क्या चीजें होती। फिर एक दिन सब समझाया, मिले करे, बात करी, फिर तैयारी चालू करी। तैयारी में उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लग गया, मतलब मेन उसका इंटरेस्ट भी था। उसने ये भी बताया कि सर पढ़ते पढ़ते मजा आने लग गया था, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में भी जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए थे, अप्लाई करना मतलब मजा आ रहा था। कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कैलकुलस पढ़ा तो कैलकुलस में मजा आ रहा था, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ग्राफ बना रहे थे, ग्राफिकल चीजें कर रहे थे, डेली बेसिस पे अपने प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चंस लगाता था, मतलब फिर उसको इस चीज में मजा आने लग गया कि हाँ नहीं यार ये ठीक है करते हैं। और रिजल्ट का दिमाग में लोड ही नहीं लिया, उसको मैंने बोल दिया था देखो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी लोड नहीं लेना, तैयारी करो अपनी एंड से। तो उसका ये प्लस पॉइंट क्या था कि फ्री माइंड से उसने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है, प्रॉपर तैयारी करता गया, वो तैयारी करता गया। स्टार्टिंग में नंबर भी बहुत कम आए, पहले टेस्ट में तो 12-15 नंबर ही आए थे, तो एकदम बोला सर ये क्या हो गया। मैंने कोई बात नहीं, फिर से अगले टेस्ट में इंप्रूव करना। अगले टेस्ट में फिर उसने 10 नंबर से इंप्रूव किया, इंप्रूव करते फाइनली जब फुल सिलेबस टेस्ट आ गए थे दिसंबर जनवरी में, तब उसका स्कोर अच्छा आने लग गया था। उसको भी धीरे धीरे अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ।
जनवरी अटेम्प्ट जब उसने दिया था तो जनवरी अटेम्प्ट में उसके 95 आए थे, तो 95 आए, फिर उसने वापस से फिर बोर्ड्स आ गए बीच में, फिर बोर्ड्स की तैयारी करी, अपनी बोर्ड्स की तैयारी करने के बाद वापस थोड़ा टाइम जो गैप था उसमें अप्रैल अटेम्प्ट वापस अच्छा दिया, बोर्ड्स में भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टाइम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करता था, बोर्ड्स में भी अच्छा कर लिया, फिर अप्रैल अटेम्प्ट देने के बाद 99 लेके आ गया था, और फाइनली फिर उसका जे एडवांस भी अच्छा हो गया था, जे एडवांस में भी उसका स्कोर आई थिंक 170 प्लस कुछ 140 या 150 कुछ प्लस चला गया था, रैंक 4,500 आ गई थी, और अच्छा उसको भी आईआईटी मिल रहा है उसको, उसने भी सीएस ब्रांच ले ली, उसने उसकी सीएस ही चाहिए था, और सीएस के लिए बहुत कट ऑफ खतरनाक करता है, ठीक है। सर कौन सा आईआईटी सर? आईआईटी उसने मंडी, आईआईटी मंडी, ठीक है, आईआईटी मंडी लिया है। जी सर। हाँ, और उसके पहले जो एक और बच्चा था, उसके एक और लास्ट ईयर का प्रणव, सॉरी प्रणव नहीं, ये इस साल का जो बच्चा था उसका नाम तो प्रणव था, उसके पहले जो बच्चा था उसका नाम था प्रवीत, वो भी जनरल कैटेगरी का था, उसका भी सेम केस था, उसका जेई मेंस में कम आया था लेकिन एडवांस में ज्यादा आ गया था, उसका जेई मेंस में उस साल तो कट ऑफ 89 था जनरल कैटेगरी का, तो उसका स्कोर 96 परसेंटाइल था, 96 परसेंटाइल आया था, लेकिन उसने फिर एडवांस में थोड़ा अच्छा हार्ड वर्क किया था, एडवांस में उसका अच्छा स्कोर आ गया था, तो उसको भी आईआईटी मिल गया था, और जनरल कैटेगरी सबसे आईआईटी मिला था, और उसको भी आईआईटी में अच्छी आईआईटी भुवनेश्वर में है वो भी। तो सीएस के लिए तो क्या है ना, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन आईआईटी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सीएस में अगर आप टॉप 7 आईआईटी देखोगे तो उसका कट ऑफ तो 500 रैंक के अंदर रहता है, ठीक है, जो टॉप आईआईटी दिल्ली बॉम्बे अगर इनका देखे ना तो फिर 500 रैंक के अंदर रैंक आनी चाहिए, तो जाके सीएस वहां मिलती है, लेकिन अगर आईआईटी में सीएस मिल रही है मतलब वो भी अच्छी बात, ठीक है। तो ये इन बच्चों का रैंक था, ठीक है, तो मैं आपको, हाँ हाँ सर, जो बच्चे, हाँ हाँ बोलो। सर जैसे मेरा ईडब्ल्यूएस कार्ड गुड़गांव का है तो वो चल जाएगा इधर? कहाँ का है? सर हरियाणा का। आप कहाँ पे हो फिलहाल अभी? सर दिल्ली में। दिल्ली में, तो दिल्ली का भी बनवा लो, पड़ा रहेगा, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है, ठीक है, ताकि इनकेस अगर मान लो नहीं भी चला तो आपके पास बना हुआ पड़ा रहेगा, है ना, कभी ऐसा हो ना डाउट के चलेगा नहीं चलेगा तो बनवा लो, बनाने में तो शायद ज्यादा पैसे नहीं लगते होंगे, बन जाता है कार्ड, क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ। यस सर ये होम टाउन कोई रिजर्वेशन होता है क्या? हाँ, होम टाउन का भी रहता है, जैसे जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने जोसा काउंसलिंग में अप्लाई किया, आपका होम स्टेट मान लो है मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, तो अगर आप, या फिर राजस्थान है फॉर एग्जाम्पल, अब जब आप राजस्थान में अप्लाई करोगे तो आपका एक होम स्टेट कोटा रहेगा, मतलब आप राजस्थान के हो तो आपको दो, देखो जब आप अपन जोसा काउंसलिंग में अपियर करते हैं तो वहां पे दो चीज होते हैं, अगर मान लो आप किसी और स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, आउटसाइड स्टेट में, राजस्थान में अप्लाई कर रहे हो, तो जिन बच्चों का थोड़ा सा रैंक अगर कम भी है लेकिन अगर वो राजस्थान के, तो उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो वो होम स्टेट कोटा होता है, ठीक है। तो अगर आपका मान लो कोई अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है उस स्टेट में है आपका, तो थोड़ा बहुत वहां पे फर्क पड़ जाता है, जैसे कैटेगरी का फर्क पड़ता है ना, कैटेगरी में कम नंबर पे थोड़ा सा कॉलेज ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे होम स्टेट कोटा का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, और एक फीमेल कोटा का भी फर्क पड़ता है, मेल फीमेल में भी कोटा लगता है, कि अगर आप फीमेल हो, होम स्टेट हो, तो आपका थोड़ा नंबर कम भी आएंगे तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस। और सर मुझे एक बात पूछनी थी सर। सर जैसे कि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो सर वो स्टेट का अलग हो, सेंट्रल का अलग होता है, या एक ही होता है वो? कास्ट सर्टिफिकेट तो हाँ आपका स्टेट का बनता है और एक आपका सेंट्रल का बनता है, तो उसमें हाँ वो एक ही होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ का बना, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना सर? हाँ हाँ, लेकिन फिर भी अगर मैं अगेन वही चीज बोलूंगा, आप दोनों बनवा के रख लो, और फिर ये जो जब ये सर्टिफिकेट ये कास्ट और ईडब्ल्यू से रिलेटेड है ना, इसके लिए मैं अवंती में किसी न को बोलूंगा एक दिन, तो आप उनसे और क्लैरिटी ले लेना, जो काउंसलिंग के टाइम पे अपन ये सब बात, कोई ना कोई आपको हेल्प के लिए रहेगा ही सही, हमारी टीम का मेंबर जो इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखता हो कि भाई ये सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा आप बनवा के रख लो, अभी तो समय है काफी अपने पास, है ना, काउंसलिंग होगी जी सर बात होगी, लेकिन आप बनवा के सारी चीजें अपने पास रखो ताकि एंड मोमेंट में दिक्कत ना। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर आप जनवरी फरवरी में ईडब्ल्यूएस बनाओगे तो कोई काम का नहीं है, अभी पहले का होना चाहिए, बहुत सी बार क्या होता है ना, बच्चे रैंक के चक्कर में जनरल भर देते, फिर जनवरी फरवरी में ईडब्ल्यूएस का बना रहे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, आपको इस साल का बनवा के रख लेना, अभी बनवाना, ठीक है सर मे एंड हाँ बोलो। सर मे एंड का है वो? हाँ इस साल का है ना, चलेगा।
सर स्कूल 2024 में का होना सबमिट चाहिए। करना होता है? नहीं, स्कूल में सबमिट नहीं, अपन जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे ना अगले साल जून में, अगले साल 2025 की जून में आप जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे या फिर जब जेई मेंस का फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको पूछी जाएगी आपकी कैटेगरी क्या है। तो वहां पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप वहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस डाल सकते हो। ओके सर। सर्टिफिकेट होना चाहिए, देना कहीं नहीं है, देना सब जो भी देने वेने का काम है जब कॉलेज एडमिशन के टाइम पे तब होता है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और जब आप फॉर्म भरोगे तब अपलोड करना पड़ता है। स्कूल में कुछ नहीं देना है। अच्छा सर, हम्म। जिसका होम टाउन भी पड़ेगा और कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तो डबल से प्रॉफिट होगा ना टाइप से, तो उससे ज्यादा ज्यादा मिल पाएगा, जल्दी मिल पाएगा उसे बेस्ट कॉलेज। मतलब नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हो, वापिस पूछो। सर किसी स्टेट में बहुत अच्छा बेस्ट कॉलेज है ऑल इंडिया का, तो अब वो बच्चा उसी स्टेट का है, उसके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट भी है और होम टाउन का रिजर्वेशन भी है, सर उसे तो ज्यादा डबल प्रॉफिट हो गया एक टाइप से। नहीं मैं एक मिनट, एक कॉल आ रहा है सर का, 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ, वापिस पूछना बेटा, क्या कह रहे थे। सर मैं कह रहा था जैसे किसी अदर स्टेट में ऑल इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है वहां पे, मतलब कोई सा भी कॉलेज हो सकता है, हाँ तो हाँ अब वो स्टेट का जो बच्चा है उसके पास तो उस स्टेट का होम टाउन का रिजर्वेशन भी है और कास्ट रिजर्वेशन भी है, तो सर उसको डबल प्रॉफिट होगा ना? हाँ, मतलब एकदम जितना ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज नहीं होता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट आपसे ज्यादा होगा। सर हाँ, एकदम नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा प्लस एडवांटेज रहता ही है। जैसे आप अगर दिल्ली ओके से हो सर। तो आपको दिल्ली का फायदा मिलेगा, फिर जो एमपी वाला बच्चा दिल्ली में आएगा उसको वो फायदा नहीं मिलेगा। सर सर हाँ। होम टाउन सर मेरा जो रिजर्वेशन हर कॉलेज के ओबीसी, लिए एप्लीकेबल है, आईआईटीज के लिए भी। 1 मिनट रुको, एक हाँ नंदनी बोलो। सर मैं कहती थी मेरा ओबीसी दिल्ली का ही बना हुआ है, तो उससे मतलब क्या प्रोसेस है उसका फिर? ओबीसी का क्या बना हुआ है? सर कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी। हाँ, ओबीसी का बना हुआ है ना। यस सर। हाँ, तो अगर आपका ओबीसी का बना हुआ है तो उसमें आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर मतलब उससे क्या बेनिफिट है फिर? नहीं, कास्ट का बेनिफिट क्या होता है कि कट ऑफ कम जाती है। मैं आपको भी ओके। बताऊंगा स्कोर कार्ड। चलो पहले स्कोर कार्ड देख लो, एक काम करो। अब मैंने डाउनलोड किया तो था, व्हाट्सएप उसी ने भेजा है। ये आपको दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये देखो, ये जो मैं आपको बताया था, प्रणव पांडे, जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब ये इसका सेशन 1 का स्कोर आया, देखो। मैथमेटिक्स में 97 अप्रैल अटेम्प्ट में, फिजिक्स में 93 परसेंटाइल है, केमिस्ट्री में 96, ओवरऑल 97 परसेंटाइल आया। क्लियर है, ये सेशन 1 का स्कोर कार्ड था। फिर अप्रैल अटेम्प्ट में मैथ्स में 99.11, इसमें 99.01, इसमें 99.85, ओवरऑल 99.64। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है वो फाइनली काउंट हुआ है, बेस्ट आउट ऑफ 2 दिख रहा है, 99। दिख यस रहा है, सर। ये बेस्ट आउट ऑफ 2 काउंट हुआ। तो इसका फाइनली ये स्कोर काउंट होगा जेई मेंस का 99.6457%। ये जेई मेंस का स्कोर था, स्कोर कार्ड था जेई मेंस का। अब देखो, ये उसकी ऑल इंडिया जेई मेंस की रैंक आई 5780, ये जेई मेंस की रैंक है ना, समझ पा रहे हो? ये जनरल कैटेगरी की जेई मेंस की रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, मतलब ऑल इंडिया में वो 5780 नंबर पे आया। अब ये था, ये कट ऑफ था एडवांस के लिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर जेई एडवांस। तो जिन भी बच्चों के 93, जनरल कैटेगरी का अगर बच्चा है अगर 93.23 ऊपर है तो वो एडवांस के लिए एलिजिबल है। जनरल ईडब्ल्यूएस का है तो उनका कट ऑफ गया है 81 से 93, मतलब 81 से ऊपर है तो जनरल ईडब्ल्यूएस दे सकता है। ओबीसी वाला बच्चा जो है अगर उसका कट ऑफ 79 से ऊपर है, मतलब 79 से ऊपर है, तो वो एडवांस का एग्जाम दे सकता है। एससी कैटेगरी का बच्चा है तो उसका परसेंटाइल अगर 60 से ऊपर है तो वो एडवांस दे सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 46, पीडब्ल्यू के लिए 0 पॉइंट समथिंग। पीडब्ल्यूडी क्या है सर? पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप बच्चा अगर जो है, जिसके पास अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बना हुआ है वो बच्चा। तो उनका तो बहुत बेनिफिट होता होगा।
ठीक है, जो भी देखो वो सब उस चीजों पे हमको नहीं जाना है। सर एडवांस में भी कैटेगरी वाइज कोई कट ऑफ होता है? हाँ, एडवांस में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है, मतलब कट ऑफ नहीं, एडवांस की रैंक आती है, जो भी वो कैटेगरी वाइज, एक जनरल रैंक आती है और एक कैटेगरी रैंक आती है। सर मेरा कॉलेज पे किस पे मिलता है सर? क्या कह रहे हो? जनरल रैंक पे या कैटेगरी रैंक पे? अगर जनरल का बच्चा तो जनरल रैंक पे, कैटेगरी का बच्चा तो कैटेगरी की रैंक पे मिलेगा। ओके सर। सर हाँ, मेरा एक बोलो। क्वेश्चन, जैसे आपने बताया था ना, एक बार दोबारा बता सकते हो आप क्या? कि अगर हमें 90% स्कोर करना है तो हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे मेंस में? हाँ, तो देखो, अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं फॉर एग्जांपल कट ऑफ की, जैसे इस साल कट ऑफ 93 गया है ना, ठीक है, तो 93 कट ऑफ गया। आप क्या पूछ रहे थे? 90 प्लस। हाँ, अगर आपको जेई मेंस में 90 परसेंटाइल ऊपर अगर लाना है, आप चाहे किसी भी मतलब अगर जेई मेंस में 90 परसेंटाइल प्लस लाना है आपको, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा लगभग 120 130 130 के प्लस, 130 140 के प्लस, मतलब 140 मान लो कम से कम। 130 140 के प्लस अगर आपका स्कोर हो गया तो आप 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, 130 अगर माने तो 130 मतलब बेसिकली 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे तो पर सब्जेक्ट कितना हो जाएगा? लगभग 45 मार्क, यस सर। है ना? 45 मार्क, और 45 मार्क को भी अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ऑन एन एवरेज 11 क्वेश्चन, मतलब बेसिकली 10 क्वेश्चन, मतलब बेसिकली 10 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो आपका 90 परसेंटाइल क्रॉस ओवरऑल। ठीक है, ओके सर। तो मतलब ऑन एन एवरेज 30 to 35 क्वेश्चन से करते हो तो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर देता है। 45 फिर 45 से 50 क्वेश्चन करते हो तो 95 परसेंटाइल क्रॉस करता है। सर टोटल कितने बताए थे? टोटल क्वेश्चन आपके पास पर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं। ओके सर। वैसे ऑप्शनल में भी 5 और आते हैं तो 30 समझ लो। टोटल आपके पास फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन। उन 30 क्वेश्चन में से 90। हाँ, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। तो 90 में से आप बेसिकली अगर 30 से 35 क्वेश्चन कर लेते तो 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है। 40 से 45 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन कर लेते तो 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्कोर कार्ड भी मैंने दिखाया आपको। इसके बाद देखो काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग में आपका जो स्कोर आता है और आपकी जो रैंक आई है मेंस या एडवांस में जो भी आई है, ठीक है, उस रैंक के हिसाब से आप फिर क्या करते हो, काउंसलिंग में अपीयर करते हो और ये कॉलेजेस की लिस्ट भरते हो ब्रांच वाइज। फिर उसके हिसाब से आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें काउंसलिंग में अपीयर किया था। अब देखो इसकी जेई मेंस की रैंक कितनी आई? 5780, और एडवांस की रैंक देखो, सॉरी 2590 आई थी। एडवांस में और अच्छा परफॉर्म किया इसने, देख रहे हो? उसी बच्चे का स्कोर दिखा रहा हूँ मैं। यस सर। ऑल इंडिया रैंक Yes, sir. 2590 है इसकी जेई एडवांस में, तो इसने एडवांस में और अच्छा परफॉर्म कर लिया। ठीक है, अब ये कॉलेजेस भरे इसने, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इधर ब्रांचेस डालता गया। ठीक है, और जो मैं बताया था 13 नंबर पे थी आईआईटी मंडी, इसको ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया। अभी देखो अभी राउंड चल रहा है, अभी 6 राउंड बाकी है, हो सकता है इसको और ऊपर का कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अभी तो इसको फर्स्ट राउंड में आईआईटी मंडी मिला है। अब ऐसे करके 6 राउंड तक चलती काउंसलिंग। तो जैसे जैसे बच्चे सीट विड्रॉ करते जाते हैं, सीट लॉक करते जाते हैं, ये ऊपर भी शिफ्ट होता है। तो हो सकता है ऊपर में से भी कोई कॉलेज इसको मिल जाए। इसके नीचे इसको अगर ये लोअर ब्रांच, मतलब अगर दूसरी ब्रांच लेता मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तो इसको ये टॉप आईआईटी भी मिल सकते थे इस रैंक पे। मतलब अगर मैकेनिकल और केमिकल लेता तो ये जो टॉप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था। लेकिन सीएस के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस है उनका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। जैसे डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कॉलेज में है, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस तरह से कॉलेज भरे जाते हैं। आप कितनी भी चॉइस फिलअप कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहो तो 100 कॉलेज डालो, 150 कॉलेज डालो, कितने भी कॉलेज आप भर सकते हो। तो ये काउंसलिंग होती है। ये जैसे सर रैंक कितनी थी इनकी, दिखाना सर एक बार। रैंक 2590, 2590 ऑल इंडिया रैंक। और ये बच्चा कहीं और नहीं जाता था, ना कोई कोचिंग ली उसने अलग से, ऑफलाइन कोई कोचिंग ली हो, ना कोई ट्यूशंस थी। स्कूल जाता था और यहीं पे शाम को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता, जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। टेस्ट रेगुलर दिए, ठीक है, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करी, घर पे अपनी डीपीपी मॉड्यूल ईमानदारी से सॉल्व करी, पीवाईक्यू सॉल्व किए, और आपके सामने रिजल्ट है। और ये विदाउट ड्रॉप ईयर है। ठीक है, पहली बार में ही रैंक निकल गई।
आ रही बात समझ में? जनरल Yes, कैटेगरी। sir. यस यस सर। सर। अगेन इट्स नॉट अ टफ टारगेट। अपन को लगता है चीजें कि भाई इतने कम बच्चे एग्जाम दे पाते हैं। अब देखो ना, यही बच्चा आप ही के बीच में से 2500 रैंक लेके आ रहा है। 2500 रैंक अपने आप में मायने रखती है ना? ठीक है, Yes, मैं आपको sir. बता रहा था 11:30 12 बज रही थी, फोन आता आधी रात को कि सर मेरा रैंक आ गया इतना है। मैं वो चलो बढ़िया है। और उसने खुशी की बात मेरे लिए बहुत थी कि सबसे पहले मुझे ही कॉल किया था उसने रात को कि सर फर्स्ट कॉल आपको किया है। अभी मेरी संडे उससे मिलके भी आया हूँ। अभी बुलाया था मैंने तुमको, प्रोग्राम रखा था हमने दिल्ली में, तो अभी आया था, वहां पे भी आया था। तो अभी इसको अभी काउंसलिंग चल रही है अभी, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे के 6ठे राउंड तक उसको और ऊपर का कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और उसके पहले भी मतलब जो भी बच्चे हैं, मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि आप ही के बीच में से निकला है। क्लियर है? और देखो और यस आप सर। अल्टीमेटली ना, उसमें एक बच्ची और आई थी अभी तो वहां पे, उसका नाम क्या था, एक मिनट, नाम कैसे भूल गया उसका। एक बच्ची और थी वहां पे, वो लास्ट टू लास्ट की, मतलब 2 साल पहले की बच्ची थी। ये प्रोग्राम ने 2000 मतलब 2 साल पहले से, 3 साल हो गए इस प्रोग्राम को रन करते हुए ऑनलाइन। तो जो लास्ट टू लास्ट ईयर की एक बच्ची थी, तृप्ति, हाँ, तो वो उसका केस भी बहुत डिफरेंट है। वो तो उसका ये था कि उसकी अवंती में नंबर बहुत कम आते थे, उसके बहुत सिली डाउट्स होते थे उसके, बहुत मतलब एक तरह का वो उसको लगता था मैं सर बहुत वीक हूँ, क्योंकि मुझे समझ में एकदम स्टार्टिंग में चीजें उसको नहीं आती थी। लेकिन उसका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत बहुत लो स्कोर आया था। लेकिन उसमें यह था कि नहीं, वो कर रही थी, कंटिन्यूस मेहनत कर रही थी। फर्स्ट का थोड़ा सा लो आया, फिर अगेन उसने मेहनत अपनी जारी रखी, करती गई। 12th के साथ साथ ही उसने एग्जाम दिया था। ठीक है, और फाइनल इसका सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा आ गया। फिर एडवांस के लिए भी उसने अपेयर किया। एडवांस में एक सब्जेक्ट कट ऑफ उसका क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मेंस का स्कोर के बेसिस पे उसको भी कंप्यूटर साइंस दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में मिल गई थी। अगेन उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है, वो भी एक अच्छी बच्ची है। एक और बच्ची है इसी साल की, समृद्धि करके। समृद्धि का भी स्कोर, वो भी जनरल कैटेगरी की है अगेन। उसका भी जेईई मेंस का स्कोर 99 आया है। उसके घर की कंडीशन बहुत खराब, मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक थी वो, घर की कंडीशन उसके यहाँ। बहुत सी बार इवन उसके आपको बताऊं, बीच की क्लास उसकी मिस हो जाती थी। मान लो क्लास अटेंड कर रही है और आधे एक घंटे बाद उसकी क्लास मिस हो गई। फिर मैंने बाद में पता किया क्या हो गया, तुम्हारी क्लास क्यों छूट गई थी? तो उसने बताया कि सर वो इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया था, या फिर नेट खत्म हो गया। मोबाइल घर में एक ही है, उसमें किसी को और को यूज करना था, या नेट खत्म हो गया, नेट अभी रिचार्ज हुआ नहीं है सर, घर में भी वो मिल नहीं रहा है। इन सारी एडवर्स कंडीशन में रहते हुए उसका बहुत सी बार रिचार्ज भी फिर मैं कर देता था, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि इन सब एडवर्स कंडीशन में रहते हुए भी उस बच्ची ने मेहनत की। और फाइनली उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर भी इसका भी थोड़ा मतलब ठीक था। उसका आई थिंक 92 93 था फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर, 93 94 था शायद, हाँ। फिर सेकंड अटेम्प्ट में डायरेक्ट 99% लेके आई, बहुत अच्छा स्कोर किया उसने। एडवांस में उसका रह गया था। एडवांस में उसका एक सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का कट, एडवांस में भी क्या होता है ना बच्चों, तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ रहता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना रहता है, ओवरऑल कट ऑफ रहता है। तो उसका केमिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। मैथ्स का अच्छा स्कोर था उसका, फिजिक्स का भी अच्छा था, मैथ्स में हाईएस्ट थे उसके, लेकिन केमिस्ट्री का कट ऑफ उसका क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए एडवांस रह गया। लेकिन जेईई मेंस के हिसाब से उसका रैंक था, तो जेईई मेंस के हिसाब से उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, सीएस ब्रांच भी मिल रही है उसको। तो अगेन उसकी स्टोरी ऐसी थी। उसका मैसेज भी आज भी मेरे पास है, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा एक आध दिन किसी दिन। तो उसने पूरा लिखा है उसमें कि सर थैंक यू करके जब आता है बच्चों का मैसेज, और उसकी कंडीशंस मुझे पता है कि सर मैंने इन सब चीजों में रहते हुए भी तैयारी करी, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस रैंक पे आए। तो अभी जब हम संडे को अभी हमने वो इवेंट रखा था, तो उसके पेरेंट्स के साथ वो आई थी। वो बाकी बच्चे भी आए थे, जिन जिनको भी कॉलेज मिल गया, सारे बच्चे आए थे अपने पेरेंट्स के साथ। आप लोगों में से कोई आया था? Yes, sir. यस सर। हाँ, आप आए थे ना, तो आप Yes, सब sir. मिले ही थे मुझसे। यस सर आए थे। तो वो सब जब मिले, उनके पेरेंट्स फर्स्ट टाइम, ऐसे जनरली पेरेंट्स देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ मैं, ऐसे फर्स्ट टाइम मिले तो उन लोगों ने भी मतलब बहुत धन्यवाद किया कि सर आप पढ़ा रहे थे इन बच्चों को, बहुत वो किया। तो ये सब इवेंट बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेहनत करो, फिर जिस दिन रिजल्ट आए हम वापस मिले, आप अपने पेरेंट्स के साथ आओ, डिस्कशन करें, आप स्टेज पे जाओ, प्राइज लो और अच्छे कॉलेज में जाओ। अब यही हम चाहते हैं। अब आगे साथ अभी तक आगे भी है। अब जैसे उन बच्चों का एडमिशन होगा, फिर हम उनको अब स्कॉलरशिप रिलेटेड डिटेल में दे रहा हूँ उनको, फिर तुमको यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यहाँ से फीस की हेल्प मिल जाएगी, ताकि तुम्हारा फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा और लोड कम हो जाएगा। तो सारी चीजें आप लोगों को भी मिलेगी। अवंती का यही है कि आपको जब तक कॉलेज मिल जाता है उसके बाद भी टच में रहते हैं। जैसे आपको देखा होगा कुछ बच्चे ऑलरेडी तो वहां पे आए थे, स्टेज पे बैठे हुए थे, उनको 1 साल हो गया था कॉलेज को, उनको बुलाया गया है, राइट? वो लोग भी आए, उन लोगों ने भी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी। उसमें तो प्रवीण बच्चा था जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो आईआईटी मंडी से था, Yes, sir. ठीक है।
वो भी स्टेज पे जाता था, तो सारा यही चीज है। ठीक है, तो ये बच्चे आप ही में से निकले हैं अल्टीमेटली। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है कि जो आप लोग ना कर पाओ, बस जिद होनी चाहिए। दूसरी चीज, पूरी ईमानदारी से मेहनत, ईमानदारी बहुत जरूरी है अपने काम में। अपने काम में अगर ईमानदार रहोगे आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज, अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना, मॉड्यूल एक ऐसी चीज है जो इसको मतलब वो इतने सालों से बनी हुई है, उसके क्वेश्चन भी अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व कर लिया ना, आपकी रैंक 5000 के अंदर गारंटी है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मॉड्यूल एक मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन का हर तरह का लेवल है। ईमानदारी से अगर आपने मॉड्यूल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसका डाउट डिस्कशन कर लिया, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो चाहिए। होता क्या है ना, वो ही नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट करना हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसका वापिस से उसको ट्राई किया, एक दो बार और ट्राई किया, फिर मान लो किसी ने मॉड्यूल डिस्कशन क्लास लगी, मॉड्यूल डिस्कशन क्लास में मॉड्यूल के क्वेश्चन डाउट सॉल्व कर लिए, या फिर डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मतलब जो भी आपको मटेरियल मिलता है, जो भी क्लास का मटेरियल आपको मिलता है, डीपीपी का जो मटेरियल मिलता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन से आपने समझ लिया। टेस्ट में जो मटेरियल मिलता है, टेस्ट पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अब आपका जो टेस्ट था कल, अभी संडे को, जिन जिन बच्चों ने भी दिया था, उसमें जो फंक्शन रिलेशन के क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, रियली बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें अगर आप हर क्वेश्चन को देखोगे, यही वेरायटी आपकी जेईई मेंस में रेप्लिकेट होगी। तो अगर आप टेस्ट पेपर को भी ईमानदारी से देते हो, टेस्ट पेपर होने के बाद उन क्वेश्चन को वापस रीअटेम्प्ट कर लेते हो, सॉल्यूशन से समझ लेते हो, वो भी मोर देन इनफ है। यही सारी चीजें आपकी काम आने यार। अच्छा, एक चीज और, एक दूसरी बैच में मैंने ऑलरेडी टेस्ट डिस्कशन करके, आज का अपना डिस्कशन इस बात पे चला गया, वो भी इंपॉर्टेंट था। मैं इसकी टेस्ट डिस्कशन की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में, आपके उस रिसोर्स शीट में डाल दूंगा। तो आप उस अगर आपको टेस्ट डिस्कशन देखना है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया और टेस्ट में उसका सॉल्यूशन, तो आप उस रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। यस सर। सर हमारे Okay, वाले sir. ग्रुप पे टेस्ट की लिंक नहीं आई थी सर। हाँ नहीं, जो पुराने बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, नए बच्चों का भी टेस्ट नहीं हुआ। जो पुराने बच्चे थे जिनका फर्स्ट चैप्टर सर और चैप्टर करा दिया था, उनके भी हुए। हाँ। सर तो हमारा दोबारा से नहीं होगा अभी इस वीक? तो हमारा होना है ना दिल्ली वालों का। हाँ, आपने बाद में ज्वाइन किया था? यस सर, मैंने मई हाँ, के तो आपका एंड भी, में किया था। अभी इस वीक का आपका सिर्फ शायद केमिस्ट्री का ही टेस्ट होगा। ठीक है, Okay, अभी मैथ्स में तो अभी नहीं होगा आपका। मैथ्स का जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ग्रुप में, आप लोगों का जो भी होगा टेस्ट। और आपका जिन बच्चों का फर्स्ट सर चैप्टर फिजिक्स छूटा हुआ था, मैथ उसको भी फिजिक्स रिवीजन, केमिस्ट्री बहुत। हाँ अभी जो भी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, और जो भी आपका जो छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ पोर्शन के लिए भी रिवीजन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ दिनों में ही प्लान कर हो जाएगी, और वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल जाऊंगा, फिर पहले सुन लो। दो चीजें आप सब लोग बना के रखना। जैसे मान लो जो भी चैप्टर हो चुका हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, फिर उसका टेस्ट भी हो गया, आपने टेस्ट में अपीयर भी कर लिया, वो पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ सॉल्व भी कर लिए, उसके बाद उस चैप्टर के शॉर्ट नोट अभी मत बनाना। शॉर्ट नोट कब बनाना है? जब वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल जो पुराने बच्चे, अगर उनका जैसे फंक्शन है, फंक्शन का आपका पूरा मैंने कवर करा दिया, रिवीजन भी आपको करवा दिया था, आपका एक टेस्ट भी हो चुका, आपने टेस्ट में अपीयर भी कर लिया, मान लो अगला टेस्ट भी देके अपीयर कर लिया, अब आपको आइडिया लग गया है कि फंक्शन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप उसका क्या बना लो, एक शॉर्ट नोट बना लो, एक सिंगल पेज पे, 1.5-2 पेज पे, ज्यादा बड़े नहीं, 1 या 2 पेज पे उस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट में क्या होना चाहिए, शॉर्ट में एकदम अच्छा, ऐसा भी नहीं कि शॉर्ट नोट एकदम सजा सजा के अलग अलग पेन में लिखो, एक सिंगल पेन से फटाफट अपनी राइटिंग में जो आपको समझ में आ जाए, फटाफट शॉर्ट में इसको लिखो, हेडिंग डालो, फॉर्मूला लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, एक तो अगर कोई अच्छे सॉल्व एग्जांपल अगर आपको डालने हो कॉन्सेप्चुअल, उसमें डाल दो। तो एक शॉर्ट नोट की एक कॉपी आपकी एक अलग शॉर्ट नोट की होनी चाहिए। सेकंड आपका होना चाहिए, अगर बना पाओ तो गुड क्वेश्चन के कलेक्शन। गुड क्वेश्चन का कलेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन में टोटल मान लो 8 डीपीपी सॉल्व करी, हर डीपीपी मान लो 5 क्वेश्चन थे, टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। उन 40 में से आपको लग रहा है यार ये 10 क्वेश्चन मेरे अटके थे, या फिर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे लेकिन थोड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उन 10 क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क करके रख लिया, उनका स्क्रीनशॉट या तो कहीं कलेक्ट करते जा रहे हो अपने मोबाइल में, फोल्डर बना लो स्क्रीनशॉट ले लेके, है ना, चैप्टर वाइज। फिर आपने अभी टेस्ट दिया फंक्शन और आईटीएफ का, उस पूरे फंक्शन आईटीएफ में 25 क्वेश्चन आए थे, उन 25 क्वेश्चन में से ये 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तो उनको भी आपने स्क्रीनशॉट लेके एक अलग फोल्डर में डाल दिया, या फिर या तो फोल्डर में डाल दो या लिख के रख लो, जो भी आपको सही लगे। तो आपका क्या होगा, जैसे पूरे फंक्शन आईटीएफ में आपने क्या करा, मॉड्यूल में से, एनसीईआरटी में से, डीपीपी में से, टेस्ट पेपर में से, सब में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उनको छाट के अलग लिख लिया, और मान लो आपका ये 40 क्वेश्चन का एक सेट रेडी हो गया। अब ये जो 40 क्वेश्चन का सेट है और आपकी जो शॉर्ट नोट है, ये आप
ये आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ा असेट है, जो आपको जब आप दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब फंक्शन मान लो रिवाइज करना होगा, तो आपको फंक्शन रिवाइज करने के लिए मेरे 10 लेक्चर की आपको पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, ना ही पूरी मॉड्यूल देखने की जरूरत है, समय भी नहीं रहेगा। ना आप सारे 10 लेक्चर की पीडीएफ देख सकते हो, ना ही पूरी मॉड्यूल देख सकते हो, ना सारी डीपीपी देख सकते हो, ना सारे टेस्ट पेपर वापस देख सकते हो। आप क्या देख सकते हो, वो 2 पेज की शॉर्ट नोट और वो 40 क्वेश्चन, उतना आपने कर लिया, 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, चाहे 4 महीने बाद भी करो। हाँ है ना। जेई के पहले भी मान लो 15 दिन बचे हैं, आपको लग रहा है मुझे फंक्शन रिवाइज करना है, तो 15 दिन पहले अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आपके पास मैक्सिमम 2 घंटे होंगे पर चैप्टर के लिए। तो आप 2 घंटे में कहां से करोगे, यही इन्हीं चीजों से करोगे कि हाँ ये 40 क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट रिवाइज किया, आगे बढ़ो। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपने एंड पे कलेक्ट करते रहो हर तीनों सब्जेक्ट में, कि हाँ जहां जहां से भी जैसे जो भी चीजें होती जा रही है, आपके टेस्ट पेपर, आपकी डीपीपी, आपकी मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना, भूल जाओगे तो। इन सब में से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन और अच्छे शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नोट अभी नहीं बनाने, शॉर्ट नोट कब बनाने, जब थोड़ा सा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, एक तो आप टेस्ट दे दो, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, पीवाई के आपने थोड़े सॉल्व कर ले, फिर आइडिया लग जाए कि हाँ यार इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट जैसे क्लास में जो बताया वो एक्चुअल में सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई वही जा रहा है जो जेईई मेंस के सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपने बना दिया। अच्छा एक चीज और आप सब लोगों को ध्यान रखनी है, मॉड्यूल जो बनी हुई है, मॉड्यूल पुराने सिलेबस के हिसाब से बनी हुई है, मतलब मॉड्यूल आपकी आई थिंक 3-4 साल पहले की है, तो आपको अभी सिलेबस रिफॉर्म हो गया था, लास्ट ईयर बहुत सारा सिलेबस डिलीट हो गया था, सीबीएसई एनसीईआरटी में से भी डिलीट हो गया था, मेंस में से भी डिलीट हो गया था। तो जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करो, हमेशा सिलेबस से क्रॉस वेरीफाई करके, सबसे पहले तो आप सिलेबस की जीरोक्स डाउनलोड करना, लास्ट ईयर का सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करना, या फिर मैं आपके जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वहां पे डाल दूंगा सिलेबस, ठीक है, लास्ट ईयर का डिलीटेड सिलेबस भी डाल दूंगा, वहां पे सिलेबस आप डाउनलोड करना, उसकी प्रिंट आउट अपने पास रखना और अपने रूम में चिपका लेना, 2-3 प्रिंट आउट रखना, एक बैग में प्रिंट आउट रखना, एक रूम में चिपका लेना, ताकि आप स्कूल में भी रहो, आपके पास जेईई मेंस का सिलेबस आपके साथ घूमना चाहिए, ताकि आप जब भी मॉड्यूल सॉल्व करो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार देख लो वो टॉपिक है कि नहीं है उस सिलेबस में। ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है। हाँ यस हाँ बोलो, अब क्या कहना है? सर मेन से पहले, एडवांस से पहले या किसी भी एग्जाम से पहले मैंने सुना है कि उसके एक दिन पहले स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसलिए कुछ रिवाइज नहीं करना चाहिए, तो सर ऐसा हाँ। करना चाहिए, इस बात को फॉलो करना चाहिए या पढ़ना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले भी? ना एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से रिलैक्स रहो, दिन भर इधर उधर घूमो और टाइम से सो जाओ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जिन भी बच्चों की लेट नाइट स्टडी करने की आदत है वो धीरे धीरे उसको खत्म करो, क्योंकि सर क्यों? बच्चे 2 बजे 3 बजे या 4 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह मान लो 8 बजे बाद उठते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा एग्जाम टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आ गया, तो पहला शिफ्ट का पेपर हो जाता है 9 बजे से स्टार्ट, अगर पेपर 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपको वहां पे अंदर 8 बजे एंट्री कर देनी है। अगर 8 बजे एंट्री करनी है तो कहीं ना कहीं आपको 7:30 तक सेंटर पहुंचना पड़ेगा, 7:30 तक सेंटर पहुंचना पड़ेगा, मतलब घर से 5:30-6 बजे निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये 5:30-6 बजे से लेके 9 से लेके 12 तक के पेपर में आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, उस समय आपका नींद के झोंके नहीं आने चाहिए, और ये आदत तभी बन पाएगी जब आपकी रेगुलर हैबिट में होगा। और ऐसा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे तुक्के देते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो अभी तो कर लेते हैं, एग्जाम के 1 हफ्ते 1 महीने पहले जल्दी उठने की कोशिश कर लेंगे, नहीं होगा। बॉडी जैसी बन जाती है वैसी बन जाती है, आप उठ भी पाओगे ना, लेकिन आपका माइंड, आपका उतना फ्रेशनेस, उतना एक्टिवनेस रहेगा ही नहीं, आपके वहां एग्जाम को वहां पे छोटी छोटी मिस्टेक को आप अवॉइड कर सको या क्रैक कर सको, ठीक है। अगर सर दोपहर में सो जाए तब? दोपहर में सो जाओगे तो रात को नींद नहीं आएगी। सबसे बेस्ट यही है कि आप रात को टाइमली सो, जैसे मान लो अगर आपका 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, 6 घंटे 7 घंटे आप नींद लो, रात को 12 बजे तक। हाँ 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, बेस्ट है। रात को 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे। तो उस केस में दिन में मत सोना, क्योंकि अगर आप दिन में सोगे ना तो रात को नींद नहीं आएगी। ओके सर। और दिन में सोना इसलिए भी खाता है क्योंकि अगर मान लो पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में आ गया, सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है तो 2 से 5 या तो 3 से 6, तो अगर आपकी दिन में सोने की आदत है तो वहां पे फिर दिक्कत आएगी। और ये पिछले 8 साल सॉरी अपने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता था, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, बच्चों के ऑलरेडी बच्चों के साथ रह चुका हूँ, ऑफलाइन भी मैंने कम से कम 6 साल ऑफलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन बैचेस में, उनके साथ पेपर दिलवाने भी उनको गया हूँ, उनके सेंटर तक गया हूँ, तो वहां पे ये सारी दिक्कत आती थी। उनके जिन बच्चों की दिन के सोने की आदत थी ना, उन्होंने आखिरी के 1 महीने भले ही नहीं सोए होंगे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट आया है। जिनकी सुबह लेट उठने की आदत थी उनको भी कहीं ना कहीं इशू है, रात को नींद, पेपर के 1 दिन पहले नींद ही नहीं आती थी, बोले सर नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं, मतलब आप सोना पड़ेगा जबरदस्ती। और जिनकी आदत बन जाती है भाई 10-11 बजे मेरे को नींद टपक जाए, सुबह 5 बजे उठ जाऊं, उनके लिए वो लोग बहुत फ्रेश रहते हैं उस दिन, और एक सारा खेल उसी दिन का है, हाँ है ना।
उस एक दिन का ही सारा खेल है। यस सर। ठीक है, उस एक दिन में अगर आप बीमार पड़ जाते हो या फिर आपके साथ कुछ हो जाता है तो नोबडी केयर्स, आपने साल भर कितनी मेहनत करी हो, लेकिन उस दिन अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप बीमार पड़ गए, आपके साथ कुछ हो गया, तो वो अल्टीमेटली कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो घबराना नहीं उस चीज के लिए, आपको प्रिपेयर रहना है। बस ध्यान रखना है कि अपने आप को एग्जाम के लिए फिट बनाओ। जैसे एक होता है ना, एक ट्रेनिंग होती है, यस सर। लक्ष्य मूवी देखते होंगे आप, या फिर कोई भी मूवी देखोगे पुरानी, तो उसमें कोई भी यस सर। आर्मी का आदमी ट्रेनिंग करता है तो कितना डिसिप्लिन के साथ उठना, मतलब उठना, उनको सुबह उठना रहता है, उनको खाना पीना अलग रहता है, सब कुछ अलग रहता है। डाइट भी थोड़ा खाना पीने पे ध्यान दो बच्चों, जंक फूड कम खाओ। ठीक है, जंक फूड जितना कम खाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा माइंड अच्छा वर्क करेगा, तबीयत खराब नहीं होगी, प्रॉब्लम इश्यूज कम आएंगे। जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन डाइट लो, फ्रूट्स खाओ, जूस भी कम पीना, ज्यादा फ्रूट्स खाओ। ठीक है, जूस में भी दिक्कत ओके होती है, ज्यादा कोशिश करो कि फ्रूट्स खाने की आदत डालो। जैसे अगर एप्पल है तो एप्पल का जूस मत पियो, उसको खा लो। बनाना है, बनाने का भी शेक मत पियो, उसको खा लो, वो ज्यादा फायदेमंद करता है। जूस से ज्यादा, जूस इतना फायदा नहीं करता जितना उस फ्रूट को डायरेक्ट आप खाते हो। प्रोटीन डाइट, दाल वगैरह, इन तरह की चीजें खाओ। थोड़ा सा इन सब चीजों में आपको ढलना होगा। अपने अगर कुछ अच्छा पाना है, आईआईटी एनआईटी में जाना है ना, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और इन चीजों का इफेक्ट आपको दिखेगा अपने डेली रूटीन में। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि बादाम खाना है या फिर वो खाना है, इसका सही में फर्क पड़ता है। अच्छा खाना खाओगे ना, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, और अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी ना, तो अपने आप चीजें इफेक्ट, पेशेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरी बॉडी मेरे को सपोर्ट कर रही है ना, मेरा क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है, तो मेरा पेशेंट, मेरे को चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। अगर मान लो बॉडी खराब हो, पेट दुख रहा है या फिर घबराहट हो रही है, तो फिर क्वेश्चन करने का भी मन नहीं करेगा, फिर लगेगा सो जाओ, या फिर नींद आएगी, फिर पेशेंस भी नहीं आएगा। दो क्वेश्चन करने बेटा, 10 क्वेश्चन में से शुरू के 4 नहीं हुए, छोड़ के मैं बोलूंगा भाड़ में जाओ, मोबाइल पकड़ूंगा, रील देखूंगा, रील देखते देखते सो जाऊंगा। वहीं पे अगर मेरी माइंड सेट रहेगा, अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, बॉडी सही सपोर्ट करेगी, तो चीजें आपके पास ये रहेगा कि आप अच्छे से उस चीजों को सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना। प्रॉपरली, प्रॉपर खाना, प्रॉपर टाइम से सोना, प्रॉपर टाइम से उठना, और पेशेंस रखना। और दूसरी चीज है, जो भी आप तक अपने आपकी जो भी बुरी आदतें थे, आपको पता है भाई आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी खाने पीने की बातें अब मत करो, सीरियस टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आपको पता है यस आप कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपका टाइम वेस्ट मोबाइल में हो रहा है, रील्स में हो रहा है, ऐसी वैसी वीडियोस में जा रहा है, ठीक है, कहीं और एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, कहीं और चैट बॉक्स में आप चैट कर रहे हो व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे अगर आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो बंद कर दो, नहीं तो अल्टीमेटली रोना। ओके सर। ठीक है, सबको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको, फिर है ना बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि काश मैं उस वक्त कर लेता, या फिर काश उस वक्त वो सर ने बताया था मेहनत कर लेता। होगा क्या, अब अभी जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके साथ, अभी सब तरह के बच्चे होते हैं, जिनका अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जिनको सब कुछ मिल रहा है, तो उनके तो कोई दिक्कत नहीं, चलो वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है कि यार मेरी अपनी 1 साल की 1.5 साल की जो मेरी मेहनत थी फाइनली अब आ गई, अब मैं आराम से अपना कॉलेज। देखो आप देख रहे थे वो जो बच्चे वहां पे आए थे, उसमें जो एक बच्ची थी साक्षी करके, कितना वो खुश थी, कितना रिलैक्स होकर वो सबको ज्ञान दे, यस सर। कितना उसके चेहरे पे खुशी। राइट, कॉलेज में जाने के बाद अपने आप वो चीजें आ जाती है, और वो मेहनत अभी की है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम अभी मेहनत नहीं करते हैं, और अभी मान एक दिन भी अगर आपने वेस्ट कर दिया, 1 घंटा भी वेस्ट कर दिया, या फिर कुछ भी वेस्ट किया, कहीं और आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली, या फिर आप कहीं और जा रहा, आपने साल भर ईमानदारी से मेहनत नहीं करी, आपने सोचा ठीक है करेंगे करेंगे धीरे, और साल का एंड आ गया और आपका रैंक नहीं आया, तो बाद में जो रिग्रेट होता है ना, वो लाइफ टाइम तक चलता रहता दिमाग में। क्या उस समय मेरे पास चांस था और मैंने मक्कारी करी, ये रिग्रेट छोड़ता ही नहीं है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ। देखो, ईमानदारी से मेहनत करना, सिलेक्शन नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हो सकता है उनका रैंक इतना अच्छा ना आए, उनको कॉलेज इतना अच्छा ना मिले, प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं तो मिल जाता है, लेकिन इतना अच्छा कॉलेज ना मिले, लेकिन वो लाइफ में वापस से कॉलेज में जाने के बाद फिर से कुछ कर लेते, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि मैंने मेहनत नहीं करी। सबसे ज्यादा पछतावा, सबसे ज्यादा रिग्रेट उन लोगों को होता है जो तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन बीच तैयारी में उन्होंने इधर उधर टाइम वेस्ट किया, मोबाइल में, रील्स में, खराब वीडियोस में, चैटिंग में, इन सब चीजों में जब टाइम वेस्ट किया ना, तो आखिरी में जब वो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे जब वो उनको सारी वही चीजें सब दिखती है, अरे यार ये साल का एंड आ गया, एग्जाम आज है, और कल एग्जाम के 1 दिन पहले ही वो सारी चीजें दिख जाती है कि साल में मैंने क्या क्या किया, और इतना वो फेज बहुत बुरा होता है। तो आपको वो सब नहीं करना है। अब तक आपने जो करा था, जो होना था वो हो गया, अभी भी समय है, अभी भी चीजें बदली जा सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे, आपको वो जो प्रवीत वाला जो बैच था, वो बैच उन बच्चों ने, वो हमारे साथ 11th में नहीं थे,
उनको हमने 11 का नहीं पढ़ाया था। 12th में भी वो बैच हमारा अगस्त में बना था, समझ पा रहे हो? जो प्रवीत बच्चा वहां बैठा था आईआईटी का, जो मैं बता रहा हूँ, 1 साल पहले वाली जो बैच थी, उनको हमने हाँ, अगस्त में स्टार्ट किया था पढ़ाना। 11th वो पढ़े नहीं थे, 12th में भी अगस्त में उनका पढ़ाई चालू हुई थी। अगस्त में पढ़ने के बाद भी जनवरी फरवरी अटेम्प्ट में उन्होंने जेई क्रैक किया, और वो बच्चा भी स्कूल जाते हुए उसने क्रैक किया, जनरल कैटेगरी अगेन। तो अभी भी समय है, इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी भी समय है। अगर अब तक आप नहीं जगे हो तो अब जग जाओ, अब थोड़ी मेहनत स्टार्ट कर दो, अभी भी समय है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और आपको पता है करना क्या है। टीचर डेली गाइड कर रहे हैं, टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं, मॉड्यूल दे रहे हैं, आपको बैठ के सॉल्व करना है, स्कूल में अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। और जहां जहां भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा था उन सब चीजों से बंद करो, अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और उस चीज को प्रॉपरली आप टाइम टेबल के हिसाब से चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी भी आपके पास पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो लगभग 6 महीने हैं। ठीक है, आई नो थोड़े कम है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। 6 महीने भी अगर ईमानदारी से आपने रगड़ ली, मेहनत कर ली, गारंटी आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, अब बस कर लेना। बोलो, सर पूछो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर। सर जिस सर के बारे में आप बात कर रहे थे कि वो हमें कैटेगरी वाइज बता देंगे, सर उनसे एक बार आप बात करवा देना जरूर। हाँ, वो देखो, वो सब चीजें ना होती है, वो सब जब काउंसलिंग अभी है ना, ये सारा प्रोसेस जो है ना काउंसलिंग का, ये चालू होता है जब आपका जेई मेंस हो जाती है, एडवांस हो जाती है, आपका बोर्ड नहीं पड़ता, तब जब कुछ भी काम नहीं रहता, तब यही चलेगा दिन भर। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए बहुत समय है, अभी आपका काम है पढ़ना। क्लियर है? और जी सर। अभी इन सब चीजों के पीछे मत अपना समय बर्बाद करो। आपको मैंने सिंपल बोला, सर्टिफिकेट बनवा के रख लो बस। बाकी आगे क्या होगा, कितनी कैटेगरी में क्या आता है क्या नहीं आता, कितने नंबर मेरी कैटेगरी में मुझे क्या नंबर लाने पड़ेंगे, सीएस के लिए मुझे क्या नंबर लाने पड़ेंगे, इन सब पीछे के पीछे दिमाग लगाओ के कोई मतलब नहीं है। आपका काम है पढ़ना, आपका टारगेट, आपको कोशिश करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर है, जितने ज्यादा आएंगे उतना फायदा है। आप ये मत सोचो कि मुझे कितने लाने क्या नहीं लाने, आप अपना पढ़ाई करो और मैक्सिमम नंबर स्कोर करो। उसके बाद क्या कैसे एडमिशन करना है, कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वो सब हम करेंगे। ठीक है, आप अभी आप इन सब चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ। अभी आपका काम है अपनी तरफ से तैयारी करो, जितने मैक्सिमम नंबर ला सकते हो उतने। चाहे आप कैटेगरी में क्यों ना, एसटी कैटेगरी के भी हो, कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर करना, खत्म। हाँ, 12 का मैंने परसेंटेज बताया था। जो भी बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 12th में 75 प्लस स्कोर करना रहता है, और एससी और एससी कैटेगरी वाले बच्चों को 65 प्लस स्कोर करना पड़ता है 12 बोर्ड्स में। एंड एक चीज सर और मैं बच्चों, ये हाँ एक सर चीज मैं और, ये पूछ रही थी कि हाँ मेन बोलो। और एडवांस दोनों सेम ही ईयर में हो जाते हैं या एक अभी साल तो बाद? बताया मैंने, सेम ईयर में तो होते हैं। जनवरी और अप्रैल में अच्छा, आपका मेंस होता है, मई में आपका एडवांस होता है, और जून में ओके काउंसलिंग हो जाती है। उसी साल आपको कॉलेज मिल जाता है, जुलाई तक तो आप कॉलेज में चले जाओगे। क्लियर है? अगले साल। ओके। ओके। जी सर, थैंक यू। और एक चीज क्या बता रहा था मैं, वो भूल गया वापिस बोलते बोलते। सर 12%? नहीं नहीं नहीं, हाँ 12th में मैं ये बता रहा था कि आप ना अगर जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस डेली बेसिस पे ले रहे हो, तो कोशिश करना ट्यूशन वगैरह ना जाओ लोकल, क्योंकि समय ही नहीं इतना। नहीं ट्यूशन भी जाते। जाओगे, यहाँ पे भी जाओगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोनों जगह समय देना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर यहाँ तैयारी करो तो बोर्ड्स की भी अपने आप तैयारी हो जाएगी। स्कूल के में हेल्प लेना, स्कूल के टेस्ट प्रॉपरली देना, लेकिन अगर ट्यूशन वूशन भी जाओगे, इधर भी आओगे, तो फिर दोनों जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर लोकल ट्यूशन वगैरह तो वो मत जाना। अगर पेरेंट्स नहीं मानते हो तो टीचर मेरे से बात करा देना, ठीक है? ओके सर। लेकिन ट्यूशन वगैरह मत जाना। क्लियर है? एक जगह रहो, मतलब अगर यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो यहीं पे रेगुलर बेसिस पे दोनों क्लासेस अटेंड करो, फिर बचे हुए टाइम में सेल्फ स्टडी करो। और हाँ, इस एक चीज और, स्कूल भी रेगुलर मत जाओ। मतलब आपका ऐसा तो नहीं 100% अटेंडेंस चाहिए, एक आध हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी मान लो, आपको लग रहा है कि ठीक है अभी इतना कुछ अच्छा टॉपिक अभी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, छुट्टी मारी जा सकती है, तो एक आध दिन उसमें छुट्टी मान लो। लेकिन हाँ, मान लो अच्छा टॉपिक चल रहा हो स्कूल में, फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पॉइंट से अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल जाओ, वहाँ पे अच्छे से उसको यूटिलाइज करो। लेकिन किसी दिन लग रहा है अभी काम का नहीं है, फोकट इवेंट होगा, तो छुट्टी मार के अपना घर पे बैठ के पढ़ाई करो। क्लियर है? ओके। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी नहीं अपन ने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। जो अभी तक थैंक यू जगी सर। नहीं, वो जग जाओ, और अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, आपको पता है, आप खुद ही जानते हो, ना पेरेंट्स जानेंगे, ना मैं जानता हूँ, ना कोई आपको फ्रेंड जानता है। आपकी बुरी आदतें आपको ही पता है, और आपको पता है आपका टाइम कहाँ पे खराब हो रहा है।
तो उन सब चीजों को सुधारो सर और उसको खत्म करो। हाँ बोलो। सर जैसे 2 इवेंट होते हैं, टीचर्स डे और फेयरवेल, इनका क्या करें? अरे वो सब आप देखना यार, आपकी स्कूल में, देखो मेरे को नहीं पता, ठीक है, आपकी स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कब छुट्टी मारनी कब नहीं मारनी, वो सब आपका कॉल है। क्लियर है? ओके सर। हाँ हाँ, वो आपको डिसीजन लेना है। बोल देना बीमार पड़ गई। पहले तो क्या होता था, जब बीच में कोरोना था ना, तब बीच बीच में स्कूल थोड़े थोड़े चलते थे, मैं बोलता था बोल देना मेरे को कोरोना हो गया नहीं आ पाऊंगा, तो स्कूल वाले नहीं बुलाएंगे। ओके ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके बाय सर, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। अच्छा